हेलो बच्चों, मशाल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था डोमेस्टिकेशन के ग्रामीण के बारे में। तो डोमेस्टिकेशन या ग्रामीण होता है कि मनुष्य द्वारा आपकी जो जंगली प्रजातियां हैं, आपकी जो वाइल्ड स्पीसीज है, उनको रेगुलर कल्टीवेशन में आपके रेगुलर फील्ड के अंदर ग्रो करना क्या कहलाता है? डोमेस्टिकेशन या ग्रामीण कहलाता है। क्लियर? आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि आपने जो डोमेस्टिकेशन किया, जिन प्लांट्स का आपने सिलेक्शन किया डोमेस्टिकेशन के अंदर, तो उन प्लांट का सिलेक्शन आपने किसके थ्रू किया, उसका क्या बेसिस था, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि डोमेस्टिकेशन में जो आपने प्लांट्स का सिलेक्शन किया था वो किस बेसिस पे किया था। तो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले, डोमेस्टिकेशन। क्लियर? तो एक बार वो डोमेस्टिकेशन की डेफिनेशन जो है वो आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए। मनुष्यों द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती के रूप में उगाना ग्रामीण कहलाता है। क्लियर? मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती के रूप में उगाना क्या कहलाता है? आपका ग्रामीण कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि डोमेस्टिकेशन में आपने जिन प्लांट्स का, जिन स्पीसीज का सिलेक्शन किया था, उनका सिलेक्शन किस बेसिस पे किया था, किस आधार पर उनका सिलेक्शन किया था आपने? तो क्लियर? तो उसके बाद में हेडिंग डालिए आप, सिलेक्शन ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन। ग्रामीण के दौरान सिलेक्शन। क्लियर? सिलेक्शन ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन, ग्रामीण के दौरान सिलेक्शन। तो ग्रामीण के दौरान जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन मोस्टली दो टाइप का होता है ना? वो सिलेक्शन दो टाइप्स के होते हैं। आपका पहला सिलेक्शन होता है आपका नेचुरली सिलेक्शन, और एक होता है आपका आर्टिफिशियली सिलेक्शन। अगर बात करते हैं नेचुरली सिलेक्शन की, तो नाम से पता पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं नेचर की बात हो रही है, कहीं ना कहीं नेचर की बात हो रही है, नेचुरली सिलेक्शन। तो नेचर की बात हो रही है, तो इसमें जो सिलेक्शन होगा उसके लिए जो फैक्टर इफेक्ट करेंगे वो है आपके नेचुरली फैक्टर। क्लियर? तो आपके प्राकृतिक कारकों में कौन कौन आता है? जैसे आपका क्लाइमेट हो गया, आपका वेदर हो गया ना, आपका क्लाइमेट, वेदर, सोइल और अदर बायोलॉजिकल फैक्टर इसमें क्या करेंगे? काम करेंगे। क्लियर? तो हेडिंग डालिए आप सबसे पहले, नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन, नेचुरली सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। तो इसमें क्या होगा कि जो सिलेक्शन का जो बेस है वो हो गया आपके नेचुरली फैक्टर। सिलेक्शन का जो बेस है, जो इसका आधार है, वो होंगे आपके नेचुरली फैक्टर, जैसे कि एनवायरमेंट, आपका वेदर, आपकी सॉइल, आपके अन्य बायोलॉजिकल फैक्टर। क्लियर? तो लिखिए इसमें, जब चयन प्राकृतिक कारकों जैसे मौसम, जलवायु, जैसे मौसम, जलवायु, मृदा एवं जैविक कारकों के आधार पर किया जाता है, तो इसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। क्लियर? जब चयन प्राकृतिक कारकों जैसे आपका मौसम, आपकी जलवायु, मृदा
एवं जैविक कारकों के आधार पर किया जाता है, तो इस प्रकार के सिलेक्शन को क्या कहते हैं? नेचुरली सिलेक्शन या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं आर्टिफिशियली सिलेक्शन की। तो आर्टिफिशियली सिलेक्शन में क्या होगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लांट ब्रीडिंग जब स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो पॉलिनेशन है वो पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। क्लियर? सेल्फ पॉलिनेशन पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। लेकिन इसमें जो चेंजेस किए हैं प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, आपने जो मेहनत करी है, साइंटिस्ट ने जो मेहनत करी है, ह्यूमंस ने जो मेहनत करी है, वो किस लिए करी है? मोर बेनिफिट्स, है ना, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए। क्लियर? अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, ताकि इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हो। क्लियर? आपके आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। तो ये एफर्ट्स किसने डाले? मनुष्य ने। तो आर्टिफिशियल में कहीं ना कहीं मनुष्य इंक्लूड है। क्या है? ह्यूमन इंक्लूड है कहीं ना कहीं। क्लियर? तो अब जो जो फैक्टर आएंगे आर्टिफिशियली सिलेक्शन में, वो कहीं ना कहीं क्या आएंगे? ह्यूमन से रिलेटेड आएंगे, मनुष्य से रिलेटेड आएंगे। तो आप हेडिंग डालिए दूसरी। हेडिंग डालिए, ये मिटा दूं यहां तक आपने नोट कर लिया हो तो। अब हेडिंग डालिए आप, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। कृत्रिम चयन। क्लियर? कृत्रिम चयन। तो इसके अंदर जो सिलेक्शन है, जो सिलेक्शन का बेस है, वो कौन है? ह्यूमंस की जो नीड है, मनुष्य की जो आवश्यकता है, उनके आधार पर क्या किया है? अपन ने सिलेक्शन किया है। इसीलिए इसको क्या कहा है? आर्टिफिशियली सिलेक्शन या कृत्रिम चयन। तो लिखिए, जब चयन मनुष्यों की जरूरतों के हिसाब से, जरूरतों के अनुसार किया जाए, तो इसे कृत्रिम चयन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम चयन कहते हैं। क्लियर? अब ये सारा का सारा अपन ने पढ़ लिया, डोमेस्टिकेशन पढ़ लिया। तो डोमेस्टिकेशन में जो प्लांट सेलेक्ट किए थे, जो स्पीसीज सेलेक्ट की थी, उसका क्या बेसिस है? तो उसका बेसिस मैंने आपको बता दिया, एक है आपका नेचुरली और एक है आर्टिफिशियली। तो अब मुझे एक बात बताओ, नेचुरली और आर्टिफिशियली, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेचुरली और आर्टिफिशियली जो सिलेक्शन है उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या एक सिलेक्शन से काम नहीं हो रहा था? क्या एक सिलेक्शन से काम नहीं हो रहा था क्या? या नेचुरली सिलेक्शन ले लेते अपन या आर्टिफिशियली सिलेक्शन ले लेते, दोनों की क्या जरूरत पड़ी? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? तब जाके हमें दोनों की आवश्यकता पड़ी। कुछ ना कुछ अंतर है, तभी हम दोनों की आवश्यकता हमें पड़ी। क्लियर? तो अगले जो पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है, वो है आपका डिफरेंशिएशन बिटवीन आर्टिफिशियली एंड नेचुरली सिलेक्शन। डिफरेंशिएशन बिटवीन आर्टिफिशियली एंड नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर? तो हेडिंग डालिए, अब आप आके हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन, यहां तक उतार लिया होगा, डिफरेंस बिटवीन नेचुरली एंड आर्टिफिशियली सिलेक्शन। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन नेचुरली एंड आर्टिफिशियली सिलेक्शन। तो दो कॉलम बना लीजिए आप। ठीक है? यहां लिखिए आप नेचुरल सिलेक्शन, यहां लिखिए आप आर्टिफिशियली सिलेक्शन।
क्लियर। और यहां लिखिए आप कैरेक्टर, कैरेक्टर, क्लियर। कैरेक्टर्स लिखिए। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर्स है, जो आपका सबसे पहला कैरेक्टर्स है, वो है आपका फैक्टर ऑफ सिलेक्शन, फैक्टर ऑफ सिलेक्शन, फैक्टर ऑफ सिलेक्शन। चयन का कारक, चयन का कारक। तो इसमें जो आपने नेचुरली सिलेक्शन में जो नेचुरली सिलेक्शन है, आपने उसमें जो प्लांट सेलेक्ट किए हैं, जो स्पीसीज सेलेक्ट किए हैं, वो किस बेसिस पे किए? नेचुरल फैक्टर के बेसिस पे। किस बेसिस पे? नेचुरल फैक्टर के बेसिस पे। तो लिखिए इसमें नेचुरल फैक्टर, क्लियर, नेचुरल फैक्टर। अब बात करते हैं आर्टिफिशियली सिलेक्शन में। तो आपने इसमें जो सिलेक्शन का जो बेसिस रखा था, वो क्या रखा था? आर्टिफिशियली फैक्टर, क्लियर। तो इसमें लिखिए आर्टिफिशियल फैक्टर, फैक्टर्स, क्लियर। प्राकृतिक कारक, और इसमें आपके कृत्रिम कारक, क्लियर। अब अगर बात करते हैं सेकंड, तो वो सेकंड है आपका ब्रीडिंग, जनन, ब्रीडिंग या जनन, क्लियर। तो ब्रीडिंग या जनन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा? आपकी जो पूरी की पूरी समष्टि है, आपकी जो पूरी की पूरी समष्टि है, वो इसमें क्या करेगी? जनन करेगी। लेकिन आर्टिफिशियली सिलेक्शन में कौन जनन करेगा? जो आपने क्या किए हैं? सेलेक्ट किए हैं, जो प्लांट्स आपने क्या किए हैं? सेलेक्ट किए हैं, क्लियर। तो इसमें लिखिए समष्टि के सभी जीन प्रारूप, जीन प्रारूपों द्वारा जनन होगा, क्लियर। जबकि इसमें लिखिए इसमें केवल चयन किए गए जीन प्रारूपों द्वारा जनन होगा, क्लियर। इसमें केवल किसके द्वारा जनन होगा? जीन प्रारूपों के द्वारा जनन होगा। अब बात करते हैं अनुकूलताओं की या विविधताओं की। तो लिखिए आप सबसे पहले विविधताएं, है ना, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की बात करने से पहले आपको एक जनरल सा एग्जांपल देता हूं, उसके द्वारा आप क्या पढ़ोगे? डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझ पाओगे, क्लियर। तो अब डिफरेंशिएशन की जब बात करते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो कोई जंगल में कोई प्लांट स्पीसीज है, कोई जंगल में प्लांट स्पीसीज है, और उसकी कंपेयर अगर पूरे के पूरे जंगल में जितने भी आपके प्लांट्स है उनके साथ में की जाए, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या पाई जाएंगी? विविधताएं या असामान्यताएं क्या पाई जाएंगी? ज्यादा पाई जाएंगी, क्लियर। अगर किसी जंगल में एक प्लांट की कंपैरिजन आप पूरे के पूरे जंगल में जो पौधे हैं उनके साथ में करोगे, तो उसमें क्या होगी? विविधताएं या असामान्यताएं ज्यादा मात्रा में होंगी, क्लियर। लेकिन जब आर्टिफिशियली सिलेक्शन की बात करते हैं, तो आपने इसमें क्या किया? आपकी जरूरतों के हिसाब से आपने क्या किया? पहले ही कम प्लांट्स को क्या किया है? सेलेक्ट किया है, क्लियर, जिनके अंदर अच्छे कैरेक्टर हैं। तो अब यहां क्या है? यहां लोगों के बीच में या यहां प्लांट्स के बीच में क्या है? कंपटीशन कम है, ऑप्शन कम है। तो अगर यहां आप बात करोगे विविधताओं की या असामान्यताओं की, तो यहां असामान्यता या विविधताएं क्या होंगी? कम होंगी, क्लियर। अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई क्लासरूम है, अब उसमें असामान्यताओं की या विविधताओं की बात करते हैं, तो एक क्लासरूम में कितने बच्चे हैं? मैक्सिमम 30 बच्चे हैं, ठीक है। अगर आप यही विविधताओं की या असामान्यताओं की बात करोगे पूरे के पूरे स्कूल में, तो स्कूल में कितने बच्चे हैं? मान लो 700 बच्चे हैं, तो 700 बच्चों में विविधताएं ज्यादा होंगी या 330 बच्चों में विविधताएं ज्यादा होगी, क्लियर। तो जनरल सी बात है कि 700 बच्चों में क्या होंगी? विविधताएं ज्यादा होंगी, कंपैरिजन किसके किसके कंपेयर में? 30 बच्चों के कंपेयर में। तो क्लियर, इसमें लिखिए आप समष्टि के सदस्यों के मध्य के मध्य विविधताएं
अधिक मात्रा में पाई जाएंगी। इसमें लिखो, इसमें विविधताएं कम मात्रा में पाई जाएंगी। क्लियर? अब अगर बात करते हैं समष्टि अनुकूलता की, किसकी? समष्टि अनुकूलता की। तो समष्टि अनुकूलता की बात करने से पहले फिर वही एक जनरल सा एग्जांपल दूंगा। मान लो कोई प्लांट है जो किसमें है? जंगल में प्रेजेंट है, और कोई प्लांट है जो आपकी नर्सरी में प्रेजेंट है। क्लियर? तो जो जंगल का जो प्लांट है उसमें रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होगी, उसमें रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होगी एनवायरमेंटल जितने भी फैक्टर है उनके प्रति, जबकि इसमें क्या होगी? कम होगी। तो ये जो है वो जो आपके जितने भी नेचुरल फैक्टर जो इसको इफेक्ट करेंगे उनके प्रति क्या होगा? अनुकूल होगा, और ये कम अनुकूल होगा। क्लियर? तो लिखिए इसमें, ये प्राकृतिक कारकों के प्रति अनुकूल होगा। इसमें लिखो, ये कम अनुकूल होगा। क्लियर? तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे आपके जर्मप्लाज सिलेक्शन की, जर्मप्लाज सिलेक्शन की। क्लियर? तो यहां तक आप नोट कर लीजिए एक बार। चलिए आगे, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। क्लियर? अब आपका जो दूसरा फैक्टर है, दूसरा जो है वो है जनन द्रव्य संग्रह। जनन द्रव्य संग्रह। क्लियर? हेडिंग डालिए आप, जनन द्रव्य संग्रह। तो जनन द्रव्य संग्रहण से पहले एक वर्ड है आपका जनन द्रव्य, इसके बारे में अपन डिटेल्स में पढ़ते हैं कि जनन द्रव्य क्या होता है। तो आपकी जितनी भी स्पीसीज है, जो भी वाइल्ड स्पीसीज हैं या आपकी एग्रीकल्चरल स्पीसीज हैं, उनके जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं? जनन द्रव्य कहते हैं। क्लियर? उनको क्या कहते हैं? जनन द्रव्य कहते हैं। आया समझ में? आपकी जितनी भी वाइल्ड स्पीसीज है, आपकी जितनी भी वाइल्ड स्पीसीज है, एग्रीकल्चरल स्पीसीज है, जिनको आप कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हो खेत के अंदर, जो सर्टिफाइड है, तो उनमें जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं आप? जनन द्रव्य कहते हैं। क्लियर? तो लिखिए, फसल प्रजातियों एवं जंगली संबंधियों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों को जनन द्रव्य कहते हैं। जैसे आनुवंशिक पदार्थ कैसे? जैसे आपका जीन, कोशिकाएं, ऊतक आदि, ये सारे के सारे क्या है? आपके जनन द्रव्य है। और इसी जनन द्रव्य को क्या करना है आपको? इसका क्या करना है? कलेक्शन करना है। क्लियर? आया समझ में? अब बात करते हैं कि जनन द्रव्य को संग्रहण करने का कार्य कौन करता है। इस जनन द्रव्य को संग्रहण करने का कार्य कौन करता है?
तो आपका इस जनन द्रव्य को संग्रहण करने का जो कार्य है वो आपका नेचुरल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा किया जाता है। आपके राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। लिखिए इसमें, लिखिए NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। लिखिए नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। लिख लिया, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो। क्लियर? राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो। नोट कीजिए यहां तक। अब हम बात करने वाले हैं जो आपका जो जर्म प्लाज है, आपका जो जनन द्रव्य है, उस जनन द्रव्य को कहां से कलेक्ट करना है या किन सोर्सों के द्वारा उसका क्या कलेक्शन किया जाता है, किन रिसोर्सों के द्वारा, सोर्स के द्वारा उसका कलेक्शन किया जाता है। तो इसमें कुछ है जैसे कि आपकी देसी प्रजाति, आपकी पुरानी प्रचलित अप्रचलित प्रजातियां, आपकी स्वदेशी या खेती में उपयोग ली जाने वाली प्रजातियां, आपकी प्रजनन लाइनें। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके इसमें दे रखे हैं कि आप जहां से आप क्या करोगे, जर्म प्लाज या जनन द्रव्य को क्या करोगे, आप कलेक्ट करोगे। क्लियर? तो लिखिए रिसोर्सेज ऑफ जर्म प्लाज, रिसोर्सेज ऑफ जर्म प्लाज। क्लियर? लिखिए रिसोर्सेज ऑफ जर्म प्लाज्म, रिसोर्सेज ऑफ जर्म प्लाज्म। क्लियर? तो सबसे पहले लिखिए आप देसी प्रजातियां, देसी प्रजातियां, देसी प्रजातियां। क्लियर? या देसी किस्म। देसी किस्में आपकी। क्लियर? तो लिखिए वे किस्में जिनका विकास, इसमें लिखो वे किस्में जिनका विकास या उद्गम बिना किसी पादप प्रजनक, बिना किसी पादप प्रजनक द्वारा हुआ है, देसी किस्में कहलाती हैं।
देसी किस्में कहलाती हैं। वे किस्में जिनका उद्गम या विकास बिना किसी पादप प्रजनक के द्वारा हुआ है, वो क्या कहलाती हैं? आपकी सारी की सारी देसी किस्में कहलाती हैं। क्लियर? फिर लिखिए इसमें, ये किस्में काफी लंबे समय से क्षेत्र विशेष में उगाई जाती हैं। क्लियर? ये किस्में काफी लंबे समय से क्षेत्र विशेष में उगाई जाती हैं। क्लियर? उसके बाद में आप हेडिंग डालिए पुरानी अप्रचलित किस्में। पुरानी अप्रचलित किस्में। पुरानी अप्रचलित किस्में। सेकंड नंबर पर डालिए आप पुरानी अप्रचलित किस्में। पुरानी अप्रचलित किस्में। तो पुरानी अप्रचलित किस्मों के अंदर क्या होगा कि वो किस्में जिनको पुराने टाइम में कहीं ना कहीं किसी प्लांट ब्रीडर के द्वारा बनाया गया और जो पहले यूज में लेते थे, लेकिन अब किसी भी कारणवश या उनका प्रोडक्शन कम हो गया, उनकी क्वालिटी कम हो गई, उनकी क्वांटिटी कम हो गई, तो उन काफी सारे रीजंस की वजह से अब उनको क्या ग्रो नहीं किया जाता है। क्लियर? तो लिखिए इसमें, वे किस्में जो किसी पादप प्रजनक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विकसित की गई हो और इन्हें पहले खेती में किस्मों के रूप में उगाया जाता था। तो लिखिए, वे किस्में जिन्हें पहले किसी पादप प्रजनक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया गया था, जो पहले खेती में किस्मों के रूप में उगाई जाती थी, परंतु वर्तमान समय में इन्हें नहीं उगाया जाता है या खेती के रूप में उपयोग नहीं लेते हैं। तो देखिए, वे किस्में जिन्हें पहले किसी पादप प्रजनक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया गया था, जो पहले खेती में किस्मों के रूप में उगाई जाती थी, परंतु वर्तमान समय में इन्हें नहीं उगाया जाता है, क्या कहलाती हैं? आपकी पुरानी अप्रचलित किस्में। क्लियर? अब उसके बाद में हेडिंग डालिए खेती में उपयोग आने वाली किस्में। खेती में उपयोग आने वाली किस्में। क्लियर? ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट्स आते हैं, क्यूरी आती है, तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आया, जो मैंने समझाया, तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। क्लियर? बिना डरे। उसके बाद में अभी हम नई क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपकी एंटोमोलॉजी और आपकी जनरल एग्रीकल्चर और जनरल एग्रोनॉमी के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। क्लियर? वो क्लास से कंटिन्यूसली रहेगी और मैं 1 से 2 दिन में आपके जनरल जो एग्रीकल्चर है, सॉइल केमिस्ट्री जो है,
उसके मैं क्वेश्चन आपको सारे के सारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड और भी जो भी जनरल क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं आपको सोल्व कराऊंगा जो पिछले एग्जामों में कहीं ना कहीं आए हुए। क्लियर? तो मशाल एजुकेशन के डिजिटल पॉइंट पर प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आपके लिए मैंने जैसा कि स्टोरी लगाई थी अपनी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मशाल एजुकेशन आपके लिए कुछ डिफरेंट करने वाला है, आपके लिए कुछ सरप्राइज होगा। वो सरप्राइज या तो आपको अक्टूबर दिवाली तक मिल जाएगा या आपको दिवाली के बाद में मिलेगा। क्लियर? मेरी कोशिश है कि वो दिवाली पर आ जाए, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो वो दिवाली के बाद में अपन लेकर आएंगे। जो भी सरप्राइज है आपको वो भी सरप्राइज होता है। तो मशाल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपने छोटे बड़े जो भी आपसे रिलेटेड हैं, जो भी आपसे कनेक्टेड हैं, उनको शेयर करें ताकि हम कुछ बेहतर कर सकें। क्लियर? धन्यवाद।